मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट पे स्टडी पर। हम लोग रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो कि 2022 में हुआ था, तो टोटल एग्ज़ाम आपका 99 शिफ्ट में पेपर हुआ था टोटल। ठीक है, तो सभी 99 शिफ्ट में साइंस के जितने भी प्रश्न पूछा गया है, सभी प्रश्न का हम लोग चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको प्रकाश एवं प्रकाशिकी यानी कि लाइट एंड ऑप्टिक्स चैप्टर से पूछा गया था। 299 प्रश्न पूछा गया था, सबसे ज़्यादा प्रश्न यही चैप्टर से आया था। ठीक है, तो इसी चैप्टर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ये लाइट एंड ऑप्टिक्स का क्लास 4 वीडियो है, और जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है ग्रुप डी वालों के लिए, क्योंकि इसमें साइंस का जितने भी प्रश्न है वो सभी बताएंगे। साथ में आपको जो थ्योरी है, जिस बेसिस पे ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, वो सारी चीज़ बताएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार का क्रमशः सही वर्णन करता है। ठीक है, यानी कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और उत्तल लेंस है। लेंस कौन सा, पहले ये ध्यान रखना, उत्तल लेंस है, और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है वस्तु को, तो वो कैसा होगा। तो यहाँ पर पहले ये समझिए कि देखिए इसमें लेंस क्या होता है। देखिए ये हो गया उत्तल लेंस आपका, ये मुख्य अक्ष होती है। ठीक है, यहाँ पर फोकस होता है और इधर वक्रता केंद्र हो जाता है। ठीक है, सी। तो ये जो वक्रता केंद्र होता है ना, इसके और ये ध्रुव होता है। ठीक है, पोल, इसके ठीक बीच में होता है फोकस। फोकस कहाँ होता है, ठीक बीच में होता है। यानी कि अगर ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यहाँ 20 सेंटीमीटर है, तो ये 40 सेंटीमीटर उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी कि यहाँ पर रखा गया है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए फोकस दूरी से दोगुनी पर होता है वक्रता केंद्र। तो देखिए दोगुनी है ना, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 40 सेंटीमीटर वस्तु को रखा गया है, यानी कि 20 से दोगुना, यानी कि यहाँ पर वस्तु को रखा गया। ठीक, इससे कन्फर्म हो गया, क्योंकि इससे दोगुना है, फोकस दूरी से दोगुना होता है वक्रता त्रिज्या इसकी, है ना, यानी कि सी और ध्रुव के बीच की दूरी जो होता है ना, वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और ये वक्रता केंद्र हो गया सी, यानी कि 40 सेंटीमीटर पर रखा गया है, यानी जैसे ही देखेंगे फोकस दूरी से दुगनी पर रखा गया, यानी कि वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना क्या, देखिए उत्तल लेंस में यदि किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बनता है। जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये याद रख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चीज़ें। कुछ देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो कि आपको याद रखना है। तो आपका लेंस और मिरर, दर्पण से जितने भी प्रश्न है, ये चैप्टर ही पूरा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी आसान हो जाता है। तो जैसे वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वही पूछा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और समान आकार का। वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बनेगा, यानी वास्तविक जैसे हुआ तो ये आभासी वाला आंसर नहीं होगा। वास्तविक और उल्टा और समान आकार का यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पर, ये वाला याद रखना आपको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि अगर कोई वस्तु उत्तल लेंस हो या तो अवतल दर्पण, दोनों में, ठीक है, उत्तल लेंस हो या तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाए, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर का होगा, यानी कि समान आकार का होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर निकालने में ये आसान कैसे हुआ, तो हम लोग ये पहले जान लिए कि ये वक्रता केंद्र पर है वस्तु। ठीक है, जैसे वस्तु बोला कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी कि फोकस दूरी के दोगुनी पर रखा गया, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखा गया। तो वक्रता केंद्र पर जैसे रखा गया, तो उत्तल लेंस में क्या होता है, वक्रता केंद्र पे कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर इसको यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब जब भी इस टाइप के प्रश्न आएगा तो आप आसानी से आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि अगर उत्तल लेंस में फोकस दूरी के, ठीक है, उत्तल लेंस है ये, उत्तल लेंस में
फोकस दूरी, मान के चलिए यहाँ फोकस है, ठीक है, तो फोकस दूरी के बाईं तरफ वस्तु कहीं भी रखने पर, यानी कि यहाँ या तो यहाँ रख दीजिए, या तो यहाँ रख दीजिए, या तो अनंत पे रख दीजिए, ठीक है, कहीं पे फोकस दूरी के बाईं तरफ, है ना, इधर बाईं तरफ, फोकस दूरी के बाईं तरफ वस्तु को कहीं भी रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, याद रख लेना है कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी के बाईं तरफ कहीं भी वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, और अगर उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया, यानी कि ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच में रखा गया है ना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी कि यहाँ पर अगर वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। ठीक है, याद रख लेना, फिर से समझिए। देखिए, उत्तल लेंस में फोकस दूरी के अगर बाईं तरफ रखा गया है ना, फोकस दूरी के बाईं तरफ इधर यहाँ रखा गया है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, और फोकस और ध्रुव के बीच अगर रखा गया है, यानी वक्रता केंद्र के बीच अगर रखा गया है तो सीधा और आभासी बनेगा। ठीक है, तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद के मार्ग को सही ढंग से निरूपित करता है। ठीक है, क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद मार्ग को सही ढंग से निरूपित करता है। तो कौन सा आरेख, इसमें ऑप्शन में आपको दिया हुआ कौन सा आरेख है जो कि क्या बोला, इसमें देखिए 4 दे दिया आपको इमेज। ठीक है, इसमें बोला कौन सा आरेख है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद सही मार्ग को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इसका सही है ये पूछा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पहले ये जानना है कि क्या दिया हुआ है, दर्पण है या लेंस है या क्या है। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, लेंस। ठीक है, तो लेंस में क्या होता है, और लेंस में भी कौन सा लेंस इसमें दिया हुआ है, तो ये देखिए कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है ना। उत्तल लेंस कैसा होता है, ये है उत्तल लेंस आपका, इसको पहचान लेंगे, बीच में मोटा होता है, ऊपर नीचे जो किनारे है वो पतला होता है, ये उत्तल लेंस हो गया। अवतल लेंस ये होता है, बीच में क्या होता है, पतला होता है, किनारों पे मोटा होता है, ये अवतल लेंस है। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस है, सभी में देखिए उत्तल लेंस है। ठीक है, तो उत्तल लेंस दिया हुआ है, तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आती है ना, जैसे देखिए उत्तल लेंस के ये मुख्य अक्ष हो गया और इसके समांतर ये किरण आ रही है, तो समांतर किरणें जब आती है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें क्या होता है, प्रकाश की किरणें लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती है। ठीक है, जब ये प्रकाश किरणें लेंस से होकर जब गुजरती है ना तो ये मुख्य फोकस पर मिलती है। तब जब जैसे यहाँ समांतर किरणें यहाँ गुजरी तो ये कहाँ मिलेगी, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस कौन सा, एफ है। ठीक है, यहाँ मुख्य फोकस कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा। जैसे इधर से गुजरेगा तो एफ पे, तो यहाँ पर देखना किस में एफ पर गुजरा है। ठीक है, अब देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ आपको, तो याद क्या रखना आपको, लाइन याद रखना क्या, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से होकर जब गुजरती है तो ये मुख्य फोकस पर मिलती है। तो इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें देखिए मिल रहा है ना, मुख्य फोकस पर यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी में नहीं मिल रहा है ना। जैसे अब ये समांतर रेखा गिरे, ये सीधे इधर निकल गया तो ये नहीं होगा। ये वह है क्या, 2F पे मिला तो ये भी नहीं होगा। क्या होना चाहिए कि उत्तल लेंस में समांतर रेखाएं जो होती है ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही दर्शाया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार फिर से समझिए। देखिए पढ़ने का मतलब क्या है, अच्छे से आप समझ जाएं और याद हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आंसर देखते चले गए तो आपको कुछ समझ भी नहीं आया तो फिर बेकार है वो। ठीक है, आपको फ़ायदा तभी करेगा, काम तभी आएगा। पढ़ने का मतलब यही है, या तो वीडियो देखने का मतलब यही है कि आप कुछ उसमें सीखें, है ना, आपको याद हो जाए, आपको दोबारा कभी इस तरह आपके प्रश्न आए तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। तो क्या बोला था, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख, तो 4 ऑप्शन दे दिया था। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस के माध्यम से, यानी लेंस दिया था, और कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस था। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, जब ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जब कोई किरणें आए तो ये क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक, तो ये पूछा था कौन सा, जब लेंस से समांतर गुजरेगी तो कौन सा होगा। तो जैसे समांतर गुजरेगा तो ये कहाँ से गुजरेगी,
लेंस से होकर, ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है, ये वाला चीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, एक प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण पर बिंदु M पर आपतित होती है। किरण बिंदु M को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ 10 डिग्री का कोण बनाती है, तो किरण डैश के कोण पर परावर्तित होगी, है ना। तो आपतित किरण जो है ना वक्रता केंद्र के साथ क्या होता है, 10 डिग्री कोण बनाती है। तो यही बोला कि ये किरण है ना कितने डिग्री कोण से ये परावर्तित होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, यानी कि 10 डिग्री कोण से ही परावर्तित होगी। तो कैसे होता है इसमें देखिए, होता क्या है, इस टाइप के और भी प्रश्न एक बार पूछा गया था ना, 2 बार इस क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जब प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण पे, अवतल दर्पण कौन सा हो गया, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है ना। ये क्या होता है देखिए, ये होता है कलई क्षेत्र और ये साइड वाला क्या हो जाता है परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह जो धंसा होता है वो क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या बोला, ये हो जाता है मुख्य अक्ष। ठीक है, तो क्या बोला कि अवतल दर्पण पर बिंदु M पर आपतित होती है और बिंदु M को वक्रता केंद्र से मिलाने वाले, ये क्या होता है वक्रता केंद्र, यानी कि ये देखिए यहाँ इधर क्या होता है वक्रता केंद्र C हो गया। ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र से मिला, यानी कि ये आपतित यहाँ से हो रही है किरण। ठीक है, ये इधर से किरणें आई, यहाँ बिंदु M पर मिलती है। ठीक है, ये वक्रता केंद्र से मिलाती है, तो ये यहाँ किरणें आपतित हुई है। तो ये जो कोण बनाती है, तो कोण क्या होता है मालूम, कभी भी जैसे कि दर्पण पे कोण बनता है, आपतन कोण हो या तो परावर्तन कोण हो, तो वो कोण कहाँ से निकालते हैं, तो वो अभिलंब के साथ क्या होता है, जैसे कि कोई किरणें आई तो ये जो कोण बनता है ये अभिलंब के साथ कोण कितना बनाता है, वही होता है कोण कहलाता है ना। तो आपतन कोण या तो परावर्तन कोण होता है। तो अभिलंब किसको बोलते हैं, तो अभिलंब बोलते हैं किसको, कि वक्रता केंद्र से सीधी किसी बिंदु पर मिलाने वाली रेखा जो होता है ना वो अभिलंब कहलाता है। अभिलंब किसको बोलते हैं, गोलीय दर्पण में अभिलंब किसको बोलते हैं, कि गोलीय दर्पण के किसी बिंदु अभिलंब जो होता है वह सीधी रेखा होती है जो उस बिंदु को दर्पण के वक्रता केंद्र से मिलाती है। यानी कि अगर इसमें देखते हैं तो ये अभिलंब भी हो गया, जैसे यहाँ भी हो जाएगा अभिलंब, जैसे यहाँ अभिलंब हो गया। ठीक है, वक्रता केंद्र से किसी बिंदु पर मिलाने वाले, लेकिन ये आपतित किरण यहाँ होगा तो ये किरण के साथ यहाँ पर अभिलंब होगा, तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा ये आपतन कोण होता है। ठीक, तो इसी प्रकार ये जो कोण इसका निकालेंगे ना तो ये किसके साथ होगा, अभिलंब के साथ होगा। तो ये पहले ही बता दिया कि 10 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज़ें क्या ध्यान रखना मालूम, कि इसमें जो आपतन कोण होता है वक्रता केंद्र से जब गुजरती है ना, तो अवतल दर्पण में आपतित किरण जो होता है वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो परावर्तित किरण है ना सेम इसी पथ पर वापस हो जाती है। ठीक, इधर से परावर्तित हो जाएगी, उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है। तो उसी पथ पर परावर्तित होगी ना तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा, यानी आपतन कोण 10 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 10 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए अवतल दर्पण से जुड़ी जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वह किरण अपने मूल पथ पर वापस परावर्तित हो जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, अगर कोई वस्तु उत्तल लेंस या तो अवतल दर्पण के, उत्तल लेंस हो या तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस हो या तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और समान आकार का बनेगा। नेक्स्ट है अच्छा, आपतन कोण और परावर्तन कोण किसको बोलेंगे, ये तो आपको मालूम होगा। आपतन कोण किसको बोलेंगे, कि प्रकाश की किरण अभिलंब के बीच बना कोण होता है वो आपतन कोण होता है। अब परावर्तन कोण किसको बोलेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है वो परावर्तन किरण होता है, परावर्तन कोण होता है वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण
क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी डैश होती है और यह आभासी स्थिति डैश जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाते किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण है ना। कई बार बताएं आपको कि तारे टिमटिमाने, उसको रिलेट करना क्या? अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन यानी अपवर्तन है ना। तो अपवर्तन के कारण वो होता है। तो अपवर्तन के कारण ही है ना वो उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी क्या होता है, ऊंची दिखती है वो, ठीक है। वो क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊंची होती है और यह आभासी स्थिति बदलती रहती है जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। ये स्थिति क्या हमेशा बदलती रहती है, ठीक। और ये वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊंची दिखाई देती है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। अपवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपवर्तन से कई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि अपवर्तन के कारण ही ना सूर्यास्त जो होता है वो 2 मिनट बाद तक है ना, 2 मिनट बाद हम लोग को दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण ही। और सूर्योदय है जो 2 मिनट पहले दिखाई देता है वो अपवर्तन के कारण ही, ठीक। तारे का टिमटिमाना वो किस घटना के कारण होता है? अपवर्तन के कारण ही होता है। बाल्टी में जो पानी से भरी हुई बाल्टी में रखी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के कारण। बाल्टी में रखा हुआ सिक्का जो उठा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण, ठीक। तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहीं से प्रश्न, यही सब डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये उदाहरण से ही आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बाल्टी में रखी हुई छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो चपटा दिखाई देता है या तो दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है, वो किसके कारण? अपवर्तन के कारण नहीं होता है, ठीक। लेकिन ध्यान रखना क्या, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है वो होता है प्रकीर्णन के कारण, ठीक। वो लाल रंग दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण, लेकिन दीर्घवृत्ताकार और चपटा दिखाई देता है वो अपवर्तन के कारण, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा। तो आवर्धन ये किस में बोला? दर्पण में, ठीक। आवर्धन में 2 सूत्र बताए थे, दर्पण का अलग होता है और आपका लेंस का अलग होता है। दर्पण में जो आवर्धन होता है वो सूत्र क्या होता है? दर्पण में आवर्धन बराबर होता है -v/u, ठीक। इसको एक बार और लिख लीजिए। लेंस में क्या होता है? लेंस में होता है आवर्धन बराबर v/u होता है, ठीक। ये चीज़ें याद रखना है आपको। तो यहाँ पर कौन सा लगाएंगे? दर्पण वाला, ठीक है। दर्पण के बारे में बोला तो दर्पण वाला यानी कि -v/u लगाएंगे तो आवर्धन निकल जाएगा, ठीक है। तो आवर्धन निकलेगा -v/u से। तो इसमें देखिए दिया क्या क्या है, तो 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया वस्तु को, यानी कि u का मान दिया हुआ 24, ठीक है। लेकिन v का मान नहीं दिया हुआ है, तो v का मान निकालेंगे पहले, ठीक है। v का मान निकालेंगे तो v/u कर देंगे, आवर्धन निकल जाएगा, ठीक। तो अब देखिए v का मान कैसे निकालेंगे, तो ये जो फोकस दिया हुआ है दर्पण का फॉर्मूला लगा देंगे। दर्पण का फॉर्मूला क्या आता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो ये होता है दर्पण का फॉर्मूला। और लेंस वाला फार्मूला क्या होता है? इसमें माइनस हो जाता है ना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस में, ठीक। तो यहाँ दर्पण दिया तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। याद कैसे रखना है आपको? देखिए, अब पढ़ना एक अलग चीज़ है, याद करना, सोचना विचारना एक अलग चीज़ होता है, ठीक है। पढ़ना लिखना क्या होता है? ज्ञान की सामग्री को जुटाना है। सोचना और विचारना ही उसे स्मरणीय बनाता है, ठीक है। तो वो जो चीज़ें याद रहेगी वही आपको काम आएगा। आप पढ़ें कितना वो काम नहीं आता है। क्या होता है? वो चीज़ें कितना आप याद रखें यही आपको एक्सेलेंट बनाता है और आपका मेरिट लिस्ट में ज़बरदस्त नंबर आता है, ठीक है। तो याद करना महत्वपूर्ण क्या, वो याद रहे। तो वो याद कैसे रहेगा? सोचने से, विचारने से, उसको अलग अलग तरीके से एक साथ सोचने से होता है। अब जैसे दर्पण का फॉर्मूला होता है ये और लेंस का ये होता है, याद कर लेते हैं, कभी भूल जाते हैं कि कौन सा होगा, प्लस वाला होगा माइनस वाला होगा। तो इसको ऐसे याद करिए। देखिए, दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण में पो आ रहा है ना, दर्पण प्लस, दर्पण वाला प्लस वाला होगा, दर्पण पो यानी कि प्लस वाला सूत्र हो गया, ठीक है।
ये होता है लेंस यानी कि माइनस वाला, लेंस माइनस वाला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो लेंस वाला हो जाएगा माइनस वाला, ठीक। अब इसका ठीक उल्टा होता है आवर्धन में, जो दर्पण का सूत्र है या तो लेंस का सूत्र है, तो इसका ठीक उल्टा होता है किसमें, आवर्धन का सूत्र में। आवर्धन में क्या होता है, दर्पण वाला में क्या होगा, दर्पण का आवर्धन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा v/u, ठीक। तो याद रखना है आपको, दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र, आवर्धन में क्या करेंगे, चिन्ह जो है ना इसका ठीक उल्टा कर देंगे। दर्पण में ये हुआ प्लस वाला तो आवर्धन हो जाएगा माइनस वाला, और यही आपका लेंस में जो होगा आवर्धन क्या होगा, यहाँ माइनस है लेंस में सूत्र में, तो आवर्धन में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा यानी कि v/u होगा, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं क्या, v। चलिए देखिए समझ जाएँ, अब अभी इतना देर तक आपको क्या, आपको बेसिक चीज़ें समझाएं। अब यहाँ पर निकालते हैं v। तो v कैसे निकालेंगे, दर्पण का फॉर्मूला लगा देना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं, ठीक। कई बार बताएं आपको, वस्तु की दूरी हमेशा यानी कि u का मान जो है -24 हो जाएगा। अब रही बात फोकस किस में लेना है, प्लस में लेना है माइनस में लेना है, तो फोकस जो है अवतल दर्पण में क्या होता है, ऋणात्मक लिया जाता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, अवतल दर्पण हो या तो अवतल लेंस हो, फोकस दूरी ऋणात्मक, और उत्तल वाले में धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण हो या तो उत्तल लेंस हो, उसमें धनात्मक, उत्तल वाले में धनात्मक और अवतल वाले में ऋणात्मक लिया जाता है, यानी कि f बराबर यहाँ क्या है -6 है, ठीक है। तो 1/v निकालना है हमको, तो ये 1/v बराबर क्या होगा, ये वाला इधर कर दीजिए, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/f का मान कितना है, ये माइनस में 6 है, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 1/6 माइनस में लिख दिए, ठीक। और यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ u भी माइनस में है, माइनस तो एक चिन्ह ये, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/24, ठीक है। तो अब कितना हो गया, अब ये वाला हो गया, ठीक। इसको लिखते हैं बढ़िया से, ये वाला, ठीक। 1/v बराबर 1/24 माइनस 1/6। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो v का मान निकल जाएगा। तो यहाँ 24 तो 1 और 6 चौक 24, तो 1 चौके 4, तो 1 में से 4 गया यानी कि 3 माइनस में होगा, है ना। 1 में से 4 गया तो -3, और 8 को काटेंगे तो -1/6 होगा ना। 24 कटेगा, 4 चौक 24, -1/6 यानी कि v का मान क्या हो गया, -6। v का मान क्या हुआ, -6 आया। नहीं 3 है यहाँ, 3 8 24, 8 से कटेगा, ये 3 है, 3 8 24, तो ये 8 आएगा। v बराबर कितना आएगा, v बराबर आया -8, ठीक। तो v बराबर -8 आ गया। अब देखिए, अब निकालना था क्या हम लोग को, आवर्धन। तो आवर्धन बराबर क्या होता है ना, आवर्धन दर्पण में होता है -v/u। तो v का मान कितना आया, -8 आया था, तो ये माइनस पहले से और -8 आया था v का मान, ठीक है। बट्टा में u का मान कितना है, -24, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, एक माइनस ये कट गया, तो ये बच गया कितना, -8/24। तो 8 को इसको काटिए, 8 3 24 यानी कि -1/3, ठीक है। तो -1/3 आवर्धन निकल गया। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप इसको उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको बनाना कैसे है, आसानी से सिंपल तरीका ये है कि फोकस दूरी दे दिया, ये दिया, आवर्धन पूछा, तो आवर्धन जैसे दर्पण में पूछा, दर्पण में क्या होता है -v/u, और वहाँ पर v निकाल लेना है। दर्पण फॉर्मूला से v का मान निकाल लीजिए, अब v का मान यहाँ बैठा दीजिए, आवर्धन निकल गया 1/3, ठीक है। आपको समझाते हैं इसलिए टाइम थोड़ा सा आपको समझाने में लेते हैं, ठीक है। बाकी काफ़ी ईजी से तुरंत बन जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P, F और C एक अवतल दर्पण के क्रमशः ध्रुव, यानी कि P क्या ध्रुव और F क्या मुख्य फोकस और C वक्रता केंद्र को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो PC बराबर क्या होगा। अब इसको देखिए, इसको समझ में नहीं आ रहा है ना, इसको क्या है, इसको मतलब कि इमेजिन कीजिए, इसको ड्राइंग कीजिए पहले, तो समझ में आसानी से आ जाएगा। क्या बोला, एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण पहले पारिए, अवतल दर्पण कौन सा होगा, ये है ना, जिसका परावर्तक सतह क्या धंसा हुआ है ये, ठीक। तो अवतल दर्पण का में क्या होगा, एक मुख्य अक्ष होगा पहले, ठीक है। तो जैसे मुख्य अक्ष होगा तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ जो मेन बिंदु पर दर्पण को, परावर्तक दर्पण को ये क्या होता है, काटता है, ये ध्रुव कहलाता है। यहाँ P हो गया, ये बिंदु ध्रुव हो गया,
और यहाँ कहीं यहाँ फोकस होती है, एफ होता है, और यहाँ वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये जो है ना पी, और सी क्या हो गया, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में, ठीक बीच में होता है फोकस। ठीक, तो ये याद रखना हमेशा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में, बीचों बीच होता है फोकस। ठीक है, अब क्या बोला कि पी सी बराबर क्या होगा, तो देखिए पी और सी, यहाँ टोटल ये पूछा है इसका मान क्या होगा, पी और सी बराबर क्या होगा। तो पी सी बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ पी एफ है, तो ये जितना दूरी ये है उतना दूरी ही सेम ये है, क्यों, क्योंकि बीच में ठीक होता है ये। तो इसको हम बोल सकते हैं ना, पी सी बराबर क्या बोल सकते हैं, 2 पी एफ है ना, पी एफ और एक पी एफ यहाँ, तो 2 पी एफ। तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पी एफ, 2 पी एफ है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, तो सिंपल चीज़ें हैं, क्या होता है कि वक्रता केंद्र जो होता है, वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी के दुगनी के बराबर होता है। तो फोकस दूरी यहाँ पी एफ हो गया, इसका दुगुना हो जाएगा 2 पी एफ हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र की दूरी हो जाएगा ना, यानी कि पी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए जब एक प्रकाश किरण सामान्य रूप से किसी सतह से टकराती है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। ठीक, याद रखना है, जब एक प्रकाश की किरण सामान्य रूप से किसी सतह से टकराती है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण 0 होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए इनमें से कौन सा कथन सही होंगे। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए इनमें से कौन सा कथन हमेशा सही होगा। तो पहला क्या है, आपतन कोण, आपतन बिंदु पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। तो देखिए क्या बोला कि आपतन कोण जो है ना, ये आपतन बिंदु पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है, तो ये तो सही है ना। आपतन कोण किसको बोलते हैं, आपतन किरण और जो अभिलंब के बीच का कोण, ये आपतन कोण कहलाता है, ये सही है। दूसरा क्या है, आपतन कोण निर्गत किरण के बराबर होता है, ये गलत है। क्यों मालूम, देखिए आपतन कोण है ना, वो डिपेंड करता है वो कंडीशन के अनुसार। जैसे कि अगर मान के चलिए कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो आपतन कोण क्या होगा, निर्गत कोण से, मतलब आपतन कोण क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, निर्गत कोण से निर्गत कोण कम हो जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। सी में क्या, विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण कहलाता है। तो विचलन कोण किसको बोलते हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है, ये भी सही है, यानी कि ए और सी इसका सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी, किसमें है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा और इसकी ऊंचाई डैश होगी। अब देखिए इसमें पूछ दिया क्या क्या कि 4 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस, यानी फोकस दे दिया है 8 सेंटीमीटर, और ये क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और क्षमता क्या होती है, जो हमेशा धनात्मक होता है, उत्तल वाले में धनात्मक होता है। ठीक, तो इसमें फोकस दूरी अगर लिखना चाहें तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 8। वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव लेते हैं, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, -24, और 4 सेंटीमीटर दिया है आकार वाली, 4 सेंटीमीटर आकार वाली, यानी ऊंचाई दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, वस्तु की ऊंचाई दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। अब बोला है कि निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा या उल्टा, ये पूछा है, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। वस्तु की ऊंचाई दे दी है 4 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई
यानी कि भी का मान निकालना है आपको, और ये कैसा होगा ये पता करना है, ठीक है। तो भी का मान कैसे निकलेगा इसमें, तो देखिए तो दर्पण फॉर्मूला से निकाल लेंगे भी का मान, है ना, 1/f बराबर 1/v, दर्पण है तो प्लस, है ना, ठीक। अब वो f का मान कितना दिया हुआ है, भी का मान निकालना है, तो भी का मान क्या हो जाएगा 1/v बराबर 1/f, माइनस में ये कर देंगे 1/u, तो 1/f यानी कि 1/8, है ना, f का मान क्या 8 है, और माइनस होगा 1/u, तो u किया है माइनस में पहले से, और ये माइनस किए, है ना, ये वाला माइनस किए थे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/24। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, 8 और 24 का 24 होगा, 8 तिया 24 यानी 3, और 24 से कहीं 24 यानी 1, यानी कि ऊपर कितना हुआ 3 1 4, 4 से इसको काटेंगे 24 को, तो 4 6 24 यानी 1/6, यानी कि 1/v बराबर आया 1/6, यानी कि भी का मान क्या हो जाएगा उलट जाएगा, यानी कि 6, भी का मान आ गया आपका 6, और ये किस में आया प्लस में आया, ठीक है। तो प्लस में जैसे ही आया तो इसको भी प्लस में, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं, देखिए एक आवर्धन जो होता है ना, जैसे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब दिया हुआ तो आवर्धन का एक फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u, ठीक है। तो इसमें अगर बैठाते हैं हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम लोगों को क्या निकालना है ना, हाइट ऑफ इमेज ये निकालना है, बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 4, और भी का मान कितना आ गया आपको, भी का मान आया था 6, यानी कि -v लिखेंगे तो -6, अब बट्टा में लिखेंगे क्या, बट्टा में लिखेंगे u का मान कितना है -24, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हाइट ऑफ इमेज निकल गया, 4 से इसको काटिए, 4 6 24, और ये नीचे भी 6 और ऊपर भी 6, माइनस में ऊपर भी नीचे भी माइनस में, 6 से 6 कट गया, यानी कि 1 आया प्लस में, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज 1 आया, ठीक। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, पहला नंबर ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि 2 वाला आंसर नहीं होगा, और 1 सेंटीमीटर ये प्लस में है, यानी कि ये सीधा होगा, है ना, धनात्मक है ऊंचाई, इसका मतलब ये सीधा होगा, ठीक है। धनात्मक रहेगा तो सीधा, और ऋणात्मक रहेगा तो उल्टा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा रहता है कि अगर ऊंचाई भी दे दिया है तो ये थोड़ा सा लेंदी है बनाने में, लेकिन 1 2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकाले थे कैसे, एक बार फिर समझिए। देखिए पहले दर्पण फार्मूला से भी का मान निकाल दिए, तो भी का मान निकाल गया कितना 6, ठीक है, भी का मान आ गया 6। उसके बाद हाइट वाला जब दिया हुआ रहता है, आवर्धन वाला एक फार्मूला लगाइएगा, आवर्धन का एक फार्मूला ये भी होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर में -v/u, ठीक है। अब देखिए ये इसका मान दिया हुआ था, भी का मान निकाल लिए, u का मान दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ इमेज निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से हाइट ऑफ इमेज यहाँ से निकाल लेंगे, तो क्या निकला था 1, और ये प्लस में रहेगा तो सीधा, माइनस में रहेगा तो उल्टा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है माध्यम 1 2 और 3 के अपवर्तनांक क्रमशः इतना इतना और इतना है, यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल v1 v2 और v3 है तो उनके बीच में कौन सा सही संबंध है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ये अपवर्तनांक दे दिया है, और यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल ये दिया है तो क्या होगा, यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक इसमें, यानी कि बोला क्या भी का चाल जो है इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, और इसमें कितना होगा, किस में ज़्यादा और किस में कम होगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि आपको कि अपवर्तनांक और जो प्रकाश की चाल है, तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होगा, ठीक है। क्या लिखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, याद रखना एक सेंटेंस कि जिसका अपवर्तनांक, यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना अधिक होगा, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगा, इसमें, है ना, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम है उससे अधिक होगा किसमें,
उस इसमें, क्योंकि ये कम है, और सबसे कम होगा किसमें, इसमें, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा किसमें, जिसका अपवर्तनांक कम है। तो अपवर्तनांक कम है, ये क्रमशः दिया हुआ है V1। ठीक है, तो ये V1 का अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये अपवर्तनांक कम है, तो V1 सबसे अधिक चाल होगा, उसके बाद होगा V2, और सबसे कम जो चाल होगा जिसका अपवर्तनांक अधिक है V3। तो आंसर क्या हो जाएगा, भी ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना था कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना अधिक होगा, यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की गति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कि माध्यम क्या होता है, प्रकाश की चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा, प्रकाश का अधिकतम चाल किस में होता है मालूम, प्रकाश की अधिकतम चाल किस में होता है, तो निर्वात में होता है। याद रखना है, सबसे अधिकतम चाल होता है निर्वात में। ठीक है, और उसी तरह क्या होता है, घटते जाता है, जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतना कम होते जाएगा। ठीक है, और निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, निर्वात में ये प्रकाश की चाल है, याद इसको रखना है। अच्छा, प्रकाश का चाल को सबसे पहले किसने मापा था, तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर ने मापा था। कब, 1676 में। ठीक है, अच्छा, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है मालूम, प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, और ध्वनि क्या है, ध्वनि है अनुदैर्घ्य तरंग। याद कैसे रखना है, कई बार आपको याद करवाएं, प्रकाश प्रस्थ यानी कि अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। इस तरह से याद कर लेंगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे आएगा प्रकाश कौन सा तरंग है, ऑप्शन में तुरंत दिमाग में आ जाएगा प्रकाश प्रस्थ, यानी कि प्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा, अनुदैर्घ्य में जाएगा ही नहीं दिमाग। क्यों, क्योंकि ऐसे याद किए ना आप, प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक, ये याद रखना है। अच्छा, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होता है, तो ध्वनि की गति सबसे अधिक होता है ठोस में। ठीक है, ये लगभग ठीक उल्टा होता है प्रकाश की चाल का। ठीक है, देखिए प्रकाश की चाल क्या होता है, जितना अधिक ठोस होते जाएगा प्रकाश की चाल कम होते जाएगा। निर्वात में सबसे अधिक होती है, जबकि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। याद रखना ये भी कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि को गमन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक गति होती है ध्वनि का ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम गति होता है गैस में ध्वनि का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ ए सी से बाहर निकलती है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से न अलग अलग मतलब कि थोड़ा थोड़ा चेंज करके 3-4 बार ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, 2022 में ही पूछा गया था 3-4 बार। तो यहाँ पर क्या देखिए, मेन चीज़ें क्या है, कोई प्रकाश किरण है किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है। कांच के प्रिज्म पर आपतित हुई कोई प्रकाश की किरण और ए सी से बाहर निकलती है। ठीक, ए बी पर आती है और ए सी से बाहर निकलती है। अब देखिए क्या बोला कि पृष्ठ ए बी पर, जिस पर क्या आता आती है, पहले आती है और ए सी से बाहर निकलती है, तो ए बी पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए समान होता है। तो इसका क्या होगा, देखिए पृष्ठ ए बी पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए समान होता है। तो पृष्ठ ए बी पर ये गलत है। ठीक है, पृष्ठ ए सी पर अपवर्तन कोण जहाँ से निकलती है विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है, विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी, केवल बी सही है। तो केवल बी किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहीं पर क्या आता है क्वेश्चन मालूम, यहीं पर आता है कि वायु से कांच में प्रवेश करती है, पहला ए बी पर प्रवेश करती है और ए सी से बाहर निकलती है, तो क्या होता है, तो आपतन कोण जो होगा जहाँ प्रवेश करेगी अपवर्तन कोण से अधिक होगा, और जब निकलता है ना तो आपतन कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण से कम हो जाएगा निकलते समय। ठीक है, और जब अब पहले आती है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होगा। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन मिलेगा, उसको अच्छे से फिर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद प्रकाश की एक किरण
एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग घटक सबसे अधिक मुड़ता है? सबसे अधिक मुड़ता है कौन? तो सबसे अधिक किसका प्रकीर्णन होता है? तो एक चीज़ आपको बताया था, क्या याद रखना है आपको? विग्योर, यानी VIBG, विग्योर। ठीक है, इसमें क्या होता है? सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है वायलेट का और सबसे कम होता है इधर रेड का। ठीक है, तो सबसे अधिक से कम याद रख लेना है। सबसे अधिक प्रकीर्णन बोले, अपवर्तनांक बोले, या तो अधिक मुड़ना बोले। सबसे अधिक किसका होता है? वॉयलेट का, है ना, वॉयलेट है ये। फिर ये इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है। तो अब ऑप्शन में अब देखिए क्या, ये चारों में से पूछा कि सबसे अधिक किसका मुड़ेगा, तो वॉयलेट तो है नहीं, है ना, वॉयलेट नहीं है, तो इसको हटाइए। इसके बाद क्या, इंडिगो, सबसे अधिक किसका होगा? इंडिगो। अब ऑप्शन में इंडिगो है, देखिए यहाँ इंडिगो है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिगो सबसे अधिक मुड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडिगो। सबसे कम वो पूछता तो इधर से होता लाल। ठीक, तो ये आपको याद हो गया होगा और अच्छे से समझ भी हो गए हैं ना, 3-4 बार आपको बता चुके हैं। ठीक, तो ये इंडिगो इसका करेक्ट आंसर हो गया, सबसे अधिक मुड़ेगा। अगर ऑप्शन में रहता यहाँ, जैसे यहीं पे रहता बैगनी, तो आंसर क्या हो जाता? बैगनी होता, नो कि इंडिगो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि रट लेना कि इंडिगो है तो वहाँ पर आया एग्जाम में तो इंडिगो टिक कर देना, नहीं, यहाँ पर इंडिगो हुआ लेकिन अगर वहाँ पर बैगनी दे देगा तो आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। इसके अनुसार, है ना, VIBGYOR, इसके अनुसार होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, सबसे अधिक मुड़ेगा वॉयलेट, उसके बाद इंडिगो, फिर है ब्लू, फिर ग्रीन, उससे के बाद है येलो, फिर ऑरेंज और रेड सबसे कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होता है और श्वेत प्रकाश के सभी रंग डैश मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। तो ये क्या होता है? देखिए, श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम होता है और श्वेत प्रकाश के सभी रंग जो होता है ये समान मात्रा में प्रकीर्णित होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। इसको यहाँ एक बार फिर समझिए, देखिए, श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में छोटे होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग बराबर मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, अच्छा, दूध सफ़ेद किसके कारण होता है? तो दूध में मौजूद केसिन प्रोटीन के कारण ये सफ़ेद होता है। ठीक है, सफ़ेद होता है, सफ़ेद होने के कारण केसिन प्रोटीन के कारण। और जो केसिन प्रोटीन होता है ये कैल्शियम और फॉस्फेट के साथ मिलकर छोटे छोटे कण बनाता है जिसे क्या कहते हैं? मिसेल कहा जाता है। ठीक है, दूध में मौजूद केसिन प्रोटीन कैल्शियम और फॉस्फेट के साथ मिलकर छोटे छोटे कण बनाता है जिसे क्या कहा जाता है? मिसेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण को उसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इसका वक्रता केंद्र फोकस से डैश दूरी पर होगा। तो ये क्या होगा? देखिए क्या बोला, एक उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण जैसे पार दीजिए पहले, तब समझ में आसानी से आएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण जैसे बोला जिसका क्या होता है? परावर्तक सतह उभरा हुआ आता है। परावर्तक सतह किसको बोलेंगे? जैसे कि ये कलई क्षेत्र है, इसका ठीक अपोजिट ये कलई हो जाता है ना, कलई क्या हुआ? तो इसका ठीक अपोजिट ये वाला क्या हो जाएगा? परावर्तक सतह हो जाता है। ठीक है, तो ये परावर्तक सतह क्या, वो उभरा हुआ हो। ठीक है, ये उत्तल दर्पण कहलाया। उत्तल दर्पण जब भी होगा, चाहे उत्तल दर्पण हो अवतल दर्पण हो, उसका क्या होता है? एक मुख अक्ष होगा, यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पे फोकस हो जाता है बीच में, ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाता है? वक्रता केंद्र हो जाता है सी। ठीक है, और ये फोकस जो होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या मेन चीज़ें हैं, ये सब याद रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन बन जाता है, जैसे ये क्वेश्चन इसी पर आया है कि आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में होता है फोकस। ठीक है, अब क्या बोला, देखिए, उत्तल दर्पण को एक उत्तल दर्पण का फोकस उसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ की दूरी क्या बोला? 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी ध्रुव से, यानी कि पी से, ये पी है, ठीक है, ये पी है, पी से 30 सेंटीमीटर पर फोकस दूरी है पर स्थित है उसका फोकस। ठीक, फिर बोला क्या? इसका वक्रता केंद्र फोकस से, यानी कि यहाँ से इसकी दूरी क्या है?
तो यहाँ से क्या होगा, तो इसका क्या होता है आपको बताया था, ठीक बीच में होता है। यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होगा, तो फोकस से वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, वो भी 30 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सब बेसिक नॉलेज से आंसर इसका आ गया आसानी से। ठीक, अब ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो सिंपल चीज़ें क्या इसमें ध्यान रखना था कि ये ठीक बीच में होता है, यानी कि ध्रुव से फोकस की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस से फिर वक्रता केंद्र की दूरी कितनी हो जाएगी, वो भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, और ये भी चीज़ें इससे साबित हो जाता है ना यहाँ कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस से दुगनी होती है, यानी कि 30 यहाँ, टोटल ये 60 हो जाएगा। यहाँ की दूरी पूछेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यही अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि वक्रता केंद्र उसका ध्रुव से कितनी दूर पर स्थित है तो 60 सेंटीमीटर आंसर हो जाता, लेकिन पूछा क्या फोकस से कितनी दूरी पर है तो 30 सेंटीमीटर आंसर हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण वायु से जार में रखे जल के पृष्ठ पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण जल में डैश के कोण से अपवर्तित होगी और आपतित किरण के तल में डैश होगी, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए परावर्तन का नियम एक होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहले तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, एक चीज़ यहाँ समझिए, ये देखिए यहाँ ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है कि वो जो बोला क्या, जल में कितने यहाँ डैश के कोण से अपवर्तित होगी, तो कितना कोण से अपवर्तित होगी, जैसे कि ये 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो ये कितना से अपवर्तित होगी, कितना से। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में जैसे दिया हुआ 30 डिग्री से अधिक होगा या 30 डिग्री से कम होगा, तो इसको कैसे पता करेंगे। देखिए जब आपको हमेशा याद रखना क्या, जैसे कि विरल माध्यम से, जैसे ये है वायु, ठीक है, ये वायु, ये विरल माध्यम है, इधर ये हो गया, इधर सघन माध्यम हो गया, इधर कांच हो गया या तो कोई भी चीज़ सघन माध्यम है इधर। ठीक है, कांच हो गया या तो जार हो गया, जैसे यहाँ बोला, तो कोई भी ठोस चीज़ हो जाएगा तो वो या तो द्रव होगा, ये यहाँ है गैस और यहाँ है द्रव, तो ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा, है ना, सघन माध्यम। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, विरल माध्यम। तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी तो ये क्या होता है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये मुड़ जाता है, तो यहाँ जो कोण बनाता है ना उससे कम होगा। सघन माध्यम में जब जाएगा तो वो कम होता है, कोण क्या होता है, आपतन कोण जो होता है, जो अपवर्तित कोण से अधिक होता है। आपतन कोण अपवर्तित कोण से अधिक होता है, यानी कि आपतन कोण से अपवर्तित कोण जो होगा ये कम होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब वायु से जा रहा है जार में, तो ये जो अपवर्तित कोण जो होगा 30 डिग्री से कम होगा। समझ गए ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो अपवर्तित जब जल में जाएगा तो कोण क्या होगा, वायु से जल में जा रहा है तो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 30 डिग्री से कम वाला पहले आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। 30 डिग्री से अधिक वाला ये होगा आंसर, नहीं अधिक वाला, कम वाला होगा। ठीक है, और कम वाला होगा, उसके बाद बोला क्या अस्थित होता है या तो अस्थित नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ दो ऑप्शन बचा है, अस्थित नहीं या तो अस्थित। तो देखिए इसमें क्या होता है, परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है ना। तो अस्थित होता है यानी कि अस्थित वाला आंसर होगा। यहाँ पर क्या बोला कि अपवर्तित होगी और आपतित किरण के तल में स्थित होगी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखना था आपको। सिंपल चीज़ें एक क्या है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो कोण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और तीनों क्या होता है, एक ही तल में स्थित होती है। परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच में कोई प्रकाश किरण कांच को वायु से पृथक करने वाली सतह पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण वायु में डैश कोण से अपवर्तित होगी और अपवर्तित किरण आपतित किरण के तल में होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा झोल है क्या है मालूम, देखिए उसका ठीक उल्टा करके पूछा गया है। कांच में कोई प्रकाश किरण कांच को वायु से पृथक करने वाली सतह पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। तो किरण वायु में, इसमें क्या हो रहा है, कांच से वायु में जा रहा है, यानी कि सघन से विरल में जा रहा है। तो सघन से विरल में जाएगा तो अधिक हो जाएगा कोण। ठीक है, क्या हुआ, वायु में जा रहा है, यहाँ कांच दिया एक चीज़ है, एक वायु दिया है, तो वायु में जा रहा है और उसमें क्या होता है, वायु से
जल में जा रहा था, यही अगर वायु से यहाँ लिखता जल में, तो जल में जाता ना तो क्या होता 30 डिग्री से कम हो जाता, लेकिन वायु में जा रहा था 30 डिग्री से अधिक वाला होगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री से अधिक और अस्थित, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री से अधिक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक अपसारी दर्पण वस्तु के आकार के 1/3 आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए अपसारी दर्पण मतलब क्या हुआ मालूम, अपसारी के बताए थे आपको, अपसारी किसको बोलते हैं। तो देखिए अपसारी इसको एक ही लाइन आपको याद करवाए थे क्या, उत्तल दर्पण को अपसारी और अवतल दर्पण को अभिसारी, यानी कि उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण में, और इसका ठीक लेंस में क्या होता है उल्टा हो जाता है, जैसे उत्तल लेंस हो जाएगा अभिसारी, ठीक ना। तो सिर्फ इसको याद रखना है, और लेंस वाला जब होगा उसको उल्टा कर देना है, ठीक है, दोनों को उल्टा होता है लेंस में, ठीक। तो उत्तल दर्पण अपसारी और अवतल दर्पण अभिसारी, तो यहाँ पर क्या है अपसारी दिया था यानी कि उत्तल दर्पण के बारे में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अपसारी दिया है यानी कि उत्तल दर्पण के बारे में दिया है। अब क्या बोला कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अपसारी दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण है, तो उत्तल में क्या होता है फोकस दूरी धनात्मक होती है, फोकस दूरी यहाँ क्या हो गया 20, ठीक है, ये 20 हो गया। और यहाँ पर 20 हो गया ये, और इसमें वस्तु की दूरी क्या बोला कि अपसारी है, वस्तु के आकार के 1/3 आकार का प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि वस्तु की दूरी अगर आप मानते हैं x है, और हमेशा ये कि वस्तु की दूरी माइनस में लेते हैं, तो x है तो प्रतिबिंब कितना बनता है, प्रतिबिंब 1/3 यानी कि x/3, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे निकालेंगे, दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे। तो दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है 1/f यानी कि 20 दिया हुआ है बराबर 1/v, v का मान कितना दिया हुआ है, v का मान है x/3, तो 1/x/3 करेंगे, ठीक है। और प्लस होता है तो प्लस है, लेकिन यहाँ पर u प्लस क्या होगा 1/u, लेकिन यहाँ u क्या माइनस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/x, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब इसमें क्या करना है 1/20 बराबर में ये 3 ऊपर चला जाएगा 3/x माइनस 1/x, इसको कैलकुलेट करेंगे तो x, और 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, x का मान आ गया आपका, यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या हुआ है 1/20 बराबर में है 2/x, x इधर चला जाएगा, अब 20 इसमें गुना हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया 40, ठीक है। तो x का मान हमारा हम लोग का निकल गया क्या 40, वस्तु की दूरी जो निकल गया 40, ठीक है। x का मान निकला 40, और x किसको माने थे हम लोग u, है ना, u बराबर माने थे क्या x, हाँ x, ठीक है। x का मान आ गया कितना 40 सेंटीमीटर, u बोलिए या तो x बोलिए, ठीक है। x का मान आ गया, x का मान पहले आया 40, ठीक है। तो एक होता है क्या, अभी ये निकला क्या मालूम, ये निकला है आपका x, यानी कि वस्तु के आकार के 1/3 आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो पूछा क्या वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, तो वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, तो देखिए यहाँ निकला था क्या x बराबर, और बस निकल गया कितना 40, तो 40 जैसे निकला तो x का मान, यहाँ पर क्या हम लोग u बराबर कितना माने थे x, अब वस्तु की दूरी क्या होता है हमेशा माइनस में होता है, यानी कि आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। कि वस्तु की बोला दर्पण वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है, तो -40 सेंटीमीटर दूरी पर ये स्थित है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर
ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा आसानी से। इसको कैसे निकालना है फिर से समझ लीजिए, है ना। तो मान लेना, ठीक है, निकालना है तो उसी तरह दर्पण फार्मूला से, है ना। दर्पण फार्मूला जैसे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो u का मान जैसे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो u का मान मान लिए कितना x, और इसका v का मान क्या होता है 1/3 दिया। यहाँ बोला कि प्रतिबिंब जो बनता है 1/3 यानी x/3। और ये u का मान हमेशा वस्तु की दूरी क्या होता है माइनस में होता है। इससे क्या है x का मान निकल गया था 40, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ ए सी से बाहर निकलती है, तो निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब देखिए क्या बोला कि कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है, तो क्या होगा, पृष्ठ ए बी पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होगा। ये गलत है, क्यों मालूम। जब आपतित होगा ना कांच के प्रिज्म में आपतित हो, कोई प्रकाश जैसे वायु से आ रहा है, ठीक है, सघन माध्यम से आ रहा है और कांच पर आपतित होगा, तो आपतन कोण से अधिक नहीं होगा, आपतन कोण अधिक होगा। यानी अपवर्तन कोण क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर क्या उल्टा लिखा है कि अपवर्तन कोण जो है ये आपतन कोण से अधिक होगा। ये गलत है, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है ना, तो आपतन कोण अधिक होगा, है ना। आपतन कोण अधिक होना चाहिए थी, ये गलत है। दूसरा क्या बोला, पृष्ठ ए सी पर अपवर्तन कोण ए सी पर आपतन कोण से कम होगा। ये यहाँ पर ये भी गलत है, क्यों मालूम कि ए सी क्या है, बाहर निकलते, जब बाहर निकलता है तो उल्टा हो जाता है, बाहर निकलता है तो अपवर्तन कोण ही अधिक हो जाता है, तो आपतन कोण से कम नहीं बल्कि अधिक होगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 93 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना तो ए ना ही बी। ठीक है, तो याद क्या रखना है, देखिए जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि तो ए बी पर अपवर्तन कोण ए बी पर अपवर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण से कम होगा। और पृष्ठ ए सी से जो बाहर निकली थी तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होगा जब बाहर निकलेगा। तो नेक्स्ट है, यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगा। तो अब फॉर्मूला क्या है, डायोप्टर बराबर होता है 1/f। ठीक है, तो 1/f होता है, यानी कि फोकस दूरी पूछा है तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/d। तो 1/d यानी कि 1/3। 1/3 का मान कितना होगा, तो 1/3 होगा 0.33। और ये क्या है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में क्या होता है प्लस होता है। उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो धनात्मक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये धनात्मक और ऋणात्मक ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए ये प्लस में भी दिया हुआ माइनस में भी दिया है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में क्या होता है धनात्मक होता है फोकस दूरी या तो क्षमता। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें याद रखना आपको, ठीक है क्या। देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा, आभासी और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण की दो चीज़ें हमेशा क्लियर रख लेना है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा, ठीक है, हमेशा छोटा और आभासी और सीधा बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, जब एक दूसरे के समांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होगा, आसमानी रंग की किरण अधिक मुड़ेगी या दोनों निर्गत किरण समांतर होगी, आसमानी रंग की किरण ऊपर की ओर झुकेगी या तो नारंगी रंग की किरण जो है अधिक झुकेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए क्यों इसमें इसका आंसर हो जाएगा कि आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी। क्यों, क्योंकि आसमानी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीला या तो नारंगी की तुलना में कम होता है। आसमानी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है नारंगी की तुलना में यहाँ क्या होगा कम होता है तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य कम होगा तो वो अधिक मुड़ेगा, जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा वो उतना अधिक मुड़ता है। ठीक है, तो आसमानी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है पीला और नारंगी की तुलना में कम होता है। तो ये आसमानी, इस दोनों में क्या होगा आसमानी अधिक मुड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है,
कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ ए सी से बाहर निकलता है। देखिए यही प्रश्न क्या है, उल्टा उल्टा के 3 बार पूछ लिया है ना। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, वायु में रखे कांच के प्रिज्म पर, तो वायु से कांच में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो विरल से सघन में जाएगी तो ए बी पर क्या होगा, आपतन कोण क्या होगा, अधिक होगा, है ना। आपतन कोण जो होगा वो अधिक होगा, आपतन कोण अधिक होगा, यानी कि अपवर्तन कोण कम होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में क्या दिया है कि पृष्ठ ए बी पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, ये सही है। आपतन कोण से कम होगा यानी कि आपतन कोण अधिक होगा, ठीक है, ए बी पर। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है कि पृष्ठ ए सी पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होगा, नहीं, ए सी पर क्या अधिक हो जाएगा, अपवर्तन कोण अधिक हो जाएगा, क्योंकि बाहर निकल रहा है तो ये अधिक हो जाएगा। तो ये वाला गलत है, यहाँ कम दिया, ये गलत है, यानी कि केवल ए सही है इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ओनली ए इसका सही है। नेक्स्ट है, आग के ऊपर उठने वाले गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक ढुलमुल गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। तो यादृच्छिक ढुलमुल गति को किसके द्वारा करेंगे, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा होता है ना, ऑप्शन नंबर डी। जैसे तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण ही सूर्यास्त जो है 2 मिनट बाद दिखाई देता है और सूर्योदय 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देता है, अपवर्तन के कारण है। और सूर्य का जो है चपटा दिखाई देना अपवर्तन के कारण है, दीर्घवृत्ताकार दिखाना दिखता है वो अपवर्तन के कारण है। बाल्टी में रखा हुआ जो छड़ होता है वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण, जो बाल्टी में रखा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना है। अच्छा, आकाश का नीला रंग जो होता है वो प्रकीर्णन के कारण, समुद्र का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, शून्य, सदैव क्या बोला, धनात्मक या ऋणात्मक, शून्य या सदैव ऋणात्मक या सदैव धनात्मक। तो अवतल दर्पण की बात हो रही है, अवतल दर्पण में क्या होता है, सदैव ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है VVI एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, आपको याद रखना है। अगर ये चीज़ें याद रखना है, ये चीज़ें अगर याद रखते हैं तो आपका लेंस और दर्पण का पूरा चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है आपको, क्या, अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी कि अवतल दर्पण हो या तो अवतल लेंस हो, दोनों में, अवतल दर्पण या तो अवतल लेंस हो, दोनों में फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि अवतल वाले में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल वाले में फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण हो या तो उत्तल लेंस हो, फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। बात अभी सिर्फ फोकस दूरी की हो रही, ठीक है। तो याद रखना है, अवतल में फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल में फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल में धनात्मक, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए कि अवतल दूरी की फोकस दूरी क्या होता है, अवतल दर्पण की, तो अवतल में क्या होगा, ऋणात्मक होती है, अवतल में फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल में पूछेगा तो धनात्मक होती है। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना आपको, क्या, उत्तल दर्पण में, ठीक है, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है हमेशा उत्तल दर्पण में, ठीक है। याद रखना कैसे, तो ऐसे रिलेट कर लीजिए, जो कि गाड़ी के साइड मिरर में जो होता है पश्च दृश्य देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण में देखते हैं जो बड़े बड़े पीछे से आपको ट्रक आएगा तो वो क्या है, छोटा दिखाई देता है, यानी कि वो हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। याद रखना, हमेशा के लिए रट जाना है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा और छोटा बनता है उत्तल दर्पण में, ठीक है। और ठीक वही क्वालिटी होता है अवतल लेंस में, ठीक है। अवतल लेंस में, उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा और छोटा बनता है, ठीक है। ये वाला चीज़ ध्यान रखना है, प्रतिबिंब जो बनता कैसा है, सीधा, आभासी और छोटा, ये उत्तल दर्पण और अवतल लेंस का दोनों का सेम क्वालिटी होता है यहाँ पर, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा और छोटा बनता है, ठीक है।
ये चीज़ अलग से याद रखिएगा, बाकी ये चीज़ें अलग है। ये चीज़ें क्या, अवतल दर्पण हो या तो अवतल लेंस हो, दोनों में क्या होता है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल में फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेकिन यहाँ उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस, इसका क्वालिटी सेम है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा बनता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें, इसको याद कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप कभी भूलें तो यहाँ पर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो गोलीय दर्पण आपको मालूम है, गोलीय दर्पण क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, या तो उत्तल दर्पण बोलिए या तो अवतल दर्पण बोलिए। गोलीय दर्पण का ये हिस्सा होता है। तो गोलीय दर्पण जैसे पारेंगे क्या होता है, आप या तो उत्तल दर्पण हो गया या तो अवतल दर्पण है या तो उत्तल दर्पण है। तो इसमें हमेशा मुख्य अक्ष होता है, इसमें ध्रुव होता है, केंद्र होता है, फोकस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला कि कौन कौन सा है जो कि मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ठीक है, इसको यहाँ भी देख लीजिए, समझिए। यहाँ पर देखिए ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, अब ये क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, ये मुख्य अक्ष हो गया। इसमें क्या है, ये होता है ध्रुव, यानी पी जो है यहाँ लिखा हुआ, ये क्या ध्रुव है। ठीक है, यानी कि ये जो परावर्तक पृष्ठ सतह है, इसका में जो मध्य बिंदु होता है, सेम जहाँ पर मिलती है, वो ध्रुव कहलाता है। ये ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष पर है। ये वक्रता केंद्र क्या है, मुख्य अक्ष पर है। ठीक है, सी जो है मुख्य अक्ष पर है और इसका फोकस भी होता है, मुख्य फोकस जो है ये भी मुख्य अक्ष पर ही होता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, कौन कौन सा हमेशा मुख्य अक्ष पर रहता था। यहाँ साफ दिख रहा है, यहाँ ध्रुव और यहाँ वक्रता केंद्र, ये दोनों हमेशा मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर होता है। कौन कौन सा, वक्रता केंद्र और ध्रुव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 3 को किस में है, 1 और 3 है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अच्छा इसमें और क्या चीज़ याद रखना है आपको, यहाँ पर एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूछे जाएगा कि द्वारक किसे कहा जाता है। द्वारक किसे कहते हैं, तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि ए बी जो है, ये परावर्तक पृष्ठ के समान होता है क्या, द्वारक। ठीक है, द्वारक किसके समान होता है, परावर्तक पृष्ठ के ये लगभग समान होता है, द्वारक कहलाता है। ठीक है, या तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है, परावर्तक पृष्ठ का जो है सामने का जो दूरी होता है, समान दूरी होता है, वो क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। और इसमें क्या है कि जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र है, इसके बीच की दूरी क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसके बीच में होता है फोकस। ठीक है, फोकस का दुगुना के बराबर होता है वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या को आर से रिलेट करते हैं तो बराबर में क्या हो जाएगा, 2f है ना, फोकस दूरी के दुगुने के बराबर होता है वक्रता त्रिज्या। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना, f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। यहाँ पर आ गया r/2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका कौन सा चैप्टर है, लाइट एंड ऑप्टिक्स है ना, लाइट एंड ऑप्टिक्स से टोटल आपका 100 प्रश्न हो गया है समाप्त। ठीक है, और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और इसमें अभी और भी क्वेश्चन है, 299 क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये खत्म हुआ, यानी कि समझिए आपका बहुत पार्ट, यानी कि लगभग 30% आपका पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि इसी से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था, यानी कि बाकी चैप्टर से आपसे 100 या तो 50 या 60 प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इससे 299 प्रश्न पूछा गया था ग्रुप डी 2022 में। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ लिए, यानी कि आपका पूरा साइंस क्या होता है, आसान हो जाएगा। और ये इसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी आ रहा है। ठीक है, बाकी में आसान ही रहेगा। ठीक, तो पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था। तो ओलंपिक 2024 का शुभंकर था फ्रीजियन कैप। ठीक, क्या था, फ्रीजियन कैप। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिए। ठीक है, अगर जानते हैं तो देना चाहिए, है ना, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग कमेंट देखेंगे उसको भी याद हो जाएगा, जिसको याद नहीं है। अगर नहीं जानते हैं तो भी आप कमेंट कीजिए, है ना, कहीं से सर्च करके कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। लेकिन कमेंट कीजिए, इसमें लापरवाही करेंगे तो समय कहाँ देंगे, है ना। क्वेश्चन आंसर में, क्वेश्चन आंसर से आपको खेलना है। जब तक आपका मेरिट लिस्ट न बन जाए तो आपको यही सब चीज़ करना है। किसके साथ खेलना है, तो क्वेश्चन आंसर यही सब चीज़ों के साथ खेलना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो कि आपको कमेंट में बताना है। क्या है आज का क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था, है ना। भारत की ओर से ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह का
ध्वजवाहक कौन था? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।